उसका नाम सौम्या है। कुछ साल पहले वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन उसकी किस्मत ने कुछ इस तरह से उसके साथ मजाक किया था कि वो दूसरे शहर में नौकरी करने के लिए चली गई थी और यहाँ पर वो एक सड़क के किनारे बैठकर बच्चों के खिलौने बेचा करती थी। इसी दौरान उसके पास एक नकाब पहने हुए लड़का आया और फिर उसने उससे ऐसी बात कही जिसे सुनकर उसके तो होश ही उड़ गए थे। उसे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि अच्छे घर का लड़का इस तरह की बात कर सकता है। उसने तो अब तक ऐसी बातें और इच्छाएं सिर्फ उन आदमियों के मुंह से सुनी थी जो या तो बड़ी उम्र के होते थे या जिनकी परवरिश अच्छे परिवार में नहीं हुई होती थी। लेकिन यह लड़का तो काफी अच्छे घराने का लगता था, पर उसकी भी मजबूरी थी और इसीलिए वो उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसके साथ, लेकिन भले ही ऐसा वह चाहता था वैसा सब वो कर रही थी, पर अभी तक उसने उसका चेहरा नहीं देखा था। वह हमेशा उसके सामने अपने चेहरे पर नकाब लगाए रहता था। उसने उससे एक दिन उसका चेहरा दिखाने की बहुत जिद की, लेकिन वह उसे किसी भी हाल में अपना चेहरा दिखाने के लिए तैयार ही नहीं था। वह कहता था कि जब सही वक्त आएगा तो मैं तुम्हें अपना चेहरा खुद दिखा दूंगा। उसके मुताबिक जब सही वक्त आ गया तो उसने उसका चेहरा देखा और उसे देखते ही वो दंग रह गई थी, क्योंकि वह तो उसका ही। कुछ सालों पहले वो लोग बहुत अमीर हुआ करते थे। उसके पापा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थे। एक दिन उसके पापा ने एक बहुत बड़े राजनेता के घर पर छापा मारा। उन्हें कहीं से यह इंफॉर्मेशन मिली थी कि गरीब लोगों की आवास बनाने के लिए जो पैसा सरकार के द्वारा अलॉट किया गया है, उस पैसे को पूरी तरह से इस नेता ने खुद डकार लिया था और सिर्फ कागजों पर ही गरीबों के घर बनकर तैयार हो गए हैं। यह दिखा दिया था, जिससे वह साफ तौर से सारी कागजी कार्रवाई से बच गया था, क्योंकि जो लोग भी इस टेंडर को देखने के लिए और जांच पड़ताल करने के लिए आने वाले थे, उन लोगों को भी इस नेता ने पैसे दे दिए थे, जिस वजह से उन्होंने भी अपना मुंह बंद कर लिया था और बाकी का बचा हुआ करोड़ों रुपया सारा का सारा उस नेता ने अपने घर पर रखवा दिया था। जब उसके पापा को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उसके पापा एक बहुत ही ईमानदार ऑफिसर थे। वह कभी भी किसी मजबूर के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकते थे और इसीलिए पापा को जैसे ही यह खबर मिली वह उस नेता के घर पर छापा मारने के लिए पहुंच गए थे। पहले तो उन्हें उसके घर में कुछ भी मिल नहीं रहा था। उनके साथ गए हुए ऑफिसर उन्हें बार बार समझा रहे थे कि सर, इस नेता की पहुंच बहुत ऊपर तक है और अगर हम इस पर हाथ डालेंगे और अगर हमें कुछ भी हाथ ना लगा तो हमारे पास कोई भी सबूत नहीं होगा और फिर तो यह उल्टा हमें ही फंसा देगा। लेकिन काफी देर तक खोजबीन के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा था। ऑफिसर्स कहने लगे कि हमें यहाँ से जल्द चलना चाहिए, लेकिन उसके पापा हार मानने वालों में से नहीं थे और दूसरा, उन्हें अपने मुखबिर पर पूरा विश्वास था, क्योंकि इससे पहले भी उसके पापा को उस मुखबिर ने जब भी कोई न्यूज़ दी थी तो वह हमेशा सच ही साबित हुई थी। इसीलिए पापा ने कुछ देर और रुकने को कहा और खूब ही अच्छे से सोचा समझा, क्योंकि यह रकम करोड़ों की थी और इसीलिए इस तरह से इस केस को बीच में छोड़ा नहीं जा सकता था। इसके बाद पापा ने उस नेता के बंगले की दीवारों को खुदवा कर देखा, पर उनमें से भी कुछ नहीं निकला। वह नेता बार बार पापा को धमका रहा था कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। पर पापा उसकी धमकियों से डरने वाले नहीं थे। इसके बाद पापा ने उसके पूरे गार्डन की भी खुदाई कर डाली, पर वहाँ पर भी कुछ नहीं निकला। पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब फिर पापा की नज़र एक जगह पर जाकर टिक गई। गार्डन में बहुत ही बड़े बड़े पेड़ खड़े हुए थे और उन पेड़ों का जो नीचे का हिस्सा था उसमें कुछ जगह पर लकड़ी कुछ अजीब सी लग रही थी। पापा ने जैसे ही उस लकड़ी को छूकर देखा तो पाया कि वह तो प्लास्टिक की बनी हुई है। पापा ने जैसे ही उन पेड़ों की लकड़ियों को उखड़वाया तो उनमें से ढेर सारे पैसों की पॉलीथीन में लिपटी हुई मोटी मोटी गड्डियां निकल आई और उस नेता का पर्दाफाश हो गया। इसके बाद उसे पुलिस पकड़ ले गई। शाम को जब पापा लौट कर आए तो वह काफी खुश थे।
और उनके चेहरे पर संतुष्टि का भाव नजर आ रहा था कि उन्होंने गरीबों को इंसाफ दिलाया। उस समय तक तो यह केस चला, लेकिन फिर अचानक सारी बाजी पलट गई। इस केस में उल्टा उसके पापा को ही फंसा दिया गया। यह दिखा दिया गया कि पापा ने उस नेता से मोटी रकम मांगी थी, जो रिश्वत में न मिलने के कारण उन्होंने उस नेता को फंसाने की कोशिश की है, जबकि यह पैसा तो उन्होंने किसी और के यहाँ से जब्त किया, लेकिन नाम इस नेता का ले लिया। इस सारे केस में पापा के खिलाफ उनके ही कुछ ऑफिसर ने गवाही दे दी, जिससे पापा को बहुत गहरा झटका लगा था। वह हमारे लिए बहुत बुरा वक्त था। सब कुछ तबाह हो चुका था। वो लोग दिन रात कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते थे। पापा ने अपने ऑफिसर पर विश्वास करने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी, लेकिन यह सजा सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को मिल रही थी। कहते हैं ना कि जब वक्त खराब होता है तो ऊंट पर बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। उसके पास पहले खूब सारा पैसा था, वो लोग भी बहुत अमीर थे, लेकिन पापा का मुकदमा लड़ते लड़ते उनके सारे पैसे धीरे धीरे खत्म होने लगे। वो तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, इसीलिए वो हॉस्टल में ही रहती थी। जब उसे अपने पापा के इस तरह के हालातों के बारे में पता चला तो वो भी वापस अपने घर पर आ गई। उसने पापा को जेल से रिहा करने के लिए अच्छे से अच्छा वकील किया, लेकिन वो पापा को नहीं छुड़ा सके। लोगों ने उसके पापा को धोखेबाज, जालसाज, लालची और न जाने क्या क्या नहीं कहा। वह चिल्ला चिल्ला कर कहते रहे कि उन्होंने यह घटना नहीं किया है, उन्होंने कोई रिश्वत नहीं ली है, लेकिन उनकी बातों पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। उसके पापा एक बहुत ही ईमानदार और खुददार ऑफिसर थे। वह अपने लिए इस तरह की बातों को बर्दाश्त नहीं कर सके और फिर पापा ने जेल में ही खुद को इस दर्द भरी जिंदगी से आजाद कर दिया। उन सब लोगों को उनकी मौत से बहुत गहरा सदमा पहुंचा। उसकी छोटी बहन, छोटा भाई और माँ अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेले रह गए थे। उसके पापा का सपना था कि वो इंजीनियर बने। वो उनका सपना पूरा करने के लिए ही इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही थी, लेकिन अब पापा के मरने के बाद उनके घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते ही चले जा रहे थे। उसके पापा की कमाई से ही तो उसका घर का खर्च चल रहा था। जो थोड़े बहुत पैसे उसके पास जमा थे वह सारे कोर्ट कचहरी के कामों में ही खर्च हो गए और इस तरह से उन पर परेशानियों का भार टूट पड़ा था। उसकी पढ़ाई लिखाई भी बंद हो गई। कॉलेज से बिना बताए ही उसे घर आना पड़ गया था। इधर सौम्या की माँ की भी तबीयत अब हमेशा खराब रहने लगी थी। उसकी बहन जो कि 12th क्लास में थी, उसकी भी पढ़ाई रुक गई। भाई अभी सिर्फ 10 साल का था। उन सब का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया था, लेकिन अब उसे उन लोगों की पढ़ाई की फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो बड़ी थी और उसे ही इन सभी जिम्मेदारियों को उठाना था और वो अपने भाई बहनों के भविष्य को खराब नहीं होने दे सकती थी। लोगों ने उसके बारे में बहुत ही गलत गलत बातें करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इधर उसकी माँ को उसकी शादी की चिंता भी सताने लगी थी। दरअसल उसकी शादी पिछले साल ही तय हो गई थी। उसका मंगेतर उसके ही स्कूल में उसके साथ पढ़ा था और उसके पापा के दोस्त थे। वह लोग भी उसकी तरह अच्छे स्टैंडर्ड के थे, इसीलिए जब उनकी तरफ से इस रिश्ते की पहल की गई तो पापा ने भी इनकार नहीं किया। उन लोगों को शादी की बहुत जल्दी थी, लेकिन पापा चाहते थे कि सौम्या की इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही उसकी शादी हो। इसीलिए उनकी बात का मान रखने के लिए पापा ने फिलहाल उसकी सगाई कर दी थी और शादी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद होने वाली थी। पर उसकी माँ अब यह चाह रही थी कि उसकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। उसने माँ को मना भी किया कि अगर वो इस घर से चली गई तो घर की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, लेकिन उसकी माँ को उसकी फिक्र ज्यादा हो रही थी। इसीलिए उन्होंने जब उसके ससुराल वालों को घर पर बात करने के लिए बुलाया तो उन लोगों के होश उड़ गए थे, क्योंकि उन लोगों ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। उसकी मम्मी ने उन्हें लाख समझाया कि आप तो अपने दोस्त को बहुत अच्छे से जानते थे, फिर आप भी दुनिया वालों की बातों में आ गए। वह लोग तरह तरह की बातें करने लगे।
यहाँ तक कि सौम्या का मंगेतर विपिन भी जाने क्या क्या बकवास कर रहा था। उसकी माँ को उनके इरादे समझ नहीं आ रहे थे, पर वो समझ चुकी थी। वह उससे रिश्ता इसलिए जोड़ना चाह रहे थे क्योंकि तब उसके पास पैसा था, प्रॉपर्टी थी, जो शादी के बाद काफी कुछ उनके इकलौते बेटे को मिलने वाला था। लेकिन क्योंकि अब उसके पास ना तो पैसा था ना प्रॉपर्टी और उनके हाथ कुछ भी नहीं आता, इसीलिए उन्हें अब यह शादी नहीं करनी थी। उसने भी उन लोगों के आगे हाथ जोड़ दिए और उन्हें जाने के लिए कह दिया। उसकी माँ तो बदहवास सी हो गई थी। सौम्या ने माँ को समझाया कि वह लोग लालची थे और ऐसे घर में वो कभी भी खुश नहीं रह सकती थी। वह उससे शादी नहीं कर रहे थे, बल्कि उसके पैसे से शादी करना चाहते थे। लेकिन उसकी माँ को अब यह चिंता सताए जा रही थी कि उसकी शादी अब कैसे होगी। उसने माँ से कहा कि फिलहाल आप इन सब बातों को छोड़ दें और मेरे दोनों भाई बहनों की पढ़ाई के बारे में सोचिए, क्योंकि फिलहाल वो घर की जिम्मेदारी उठाना चाहती है। उसने इससे पहले कभी नौकरी नहीं की थी क्योंकि वो तो अभी पढ़ाई ही कर रही थी, लेकिन अब घर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए उसने नौकरी करने का फैसला कर लिया था। मेहनत करने से तो वो कभी भी नहीं घबराई थी, क्योंकि घर के हालात अब इस तरह के कुछ हो गए थे तो अब उसे ही सब कुछ संभालना था। उसने कभी भी गरीबों के हालात नहीं देखे थे, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। उसे किसी भी तरह से अपने घर के हालात ठीक करने थे। अपने शहर में तो उसे कहीं कोई नौकरी मिली नहीं रही थी, इसीलिए वो दूसरे शहर में नौकरी करने के लिए निकल आई। वहां जाने के बाद बड़ी मुश्किल से उसे एक शोरूम में नौकरी करने का मौका मिला। उसने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। जिस शहर में वो नौकरी करने के लिए आई थी वह शहर बहुत अच्छा खूबसूरत था। यहाँ पर उसने देखा था कि रात को काफी सारे लोग खिलौने बेचा करते थे और उनके खूब खिलौने बिक भी जाते थे। इसीलिए फिर उसने भी फैसला किया कि वो दिन में शोरूम पर सारा काम करने के बाद रात को पार्ट टाइम में सड़क के किनारे बैठकर बच्चों के खिलौने भी बेच लिया करेगी। इस तरह से उसके पास काफी सारे पैसे आ जाया करेंगे। वो लगातार अपनी नौकरी कर रही थी। जो भी पैसे उसे शोरूम से मिलते थे वह वो अपने घर भेज दिया करती थी। इसी शहर में उसने एक छोटा सा कमरा भी किराए पर लिया था। रात को वो जो खिलौने बेचा करती थी उससे वो खाना खा लेती थी और कमरे का किराया दे देती थी। इसी तरह से उसकी जिंदगी गुजर रही थी और उसे यहाँ पर काम करते हुए 5 महीने हो गए थे। उसे आज भी वह दिन याद है जब बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी और वो सड़क के किनारे बैठकर बच्चों के खिलौने बेच रही थी। आज नए साल का पहला दिन था और जिस जगह वो खिलौने बेचा करती थी वहां पर एक मेला लगाया गया था, जिस वजह से आज बहुत भीड़ थी और उसके खिलौने खूब बिक रहे थे। आज उसे सारी रात जागकर खिलौने बेचने थे क्योंकि आज न्यू ईयर का दिन था और ऐसे मौके पर खरीदारी खूब ज्यादा होती है। शुरू के दिनों में उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जब से बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े मॉल से बच्चों के लिए खिलौने खरीदने शुरू कर दिए थे तब से ही उसका ये खिलौने वाला काम अच्छा नहीं चल रहा था। बस कुछ गरीब लोग ही थे जो उससे खिलौने खरीद लेते थे। रात काफी हो गई थी क्योंकि वो इस शहर में बिल्कुल अकेली थी और ऊपर से एक लड़की थी, इसीलिए उसे बहुत डर भी लग रहा था। लेकिन फिर भी अपने परिवार की खातिर वो हमेशा खुद को हिम्मत देती रहती थी। घर में उसकी माँ भी उसके लिए बहुत परेशान रहती थी कि कहीं उसके साथ कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, लेकिन मजबूरी इंसान को क्या कुछ नहीं करवा देती। उसके पास भी इस सब को करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। शोरूम में काम करके उसे 4 से 5 हजार रुपए महीना मिल रहे थे क्योंकि उस शोरूम में काम करने के लिए और भी बहुत सारे लोग थे, इसीलिए उन लोगों को कम सैलरी पर ही रखा गया था। अगर वहाँ कोई भी अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करता तो वह नौकरी से निकल जाने के लिए कह देते थे। घर पर पैसे भेजने के बाद उसके पास कुछ खास नहीं बचता था। वो अपनी किस्मत से बहुत मायूस हो चुकी थी। कभी कभी मेहनत भी हमारी किस्मत को नहीं बदल सकती। खिलौने बेचने पर तो कमाई बिल्कुल ना के बराबर ही हो रही थी और जिम्मेदारियां उसे किसी भी पल चैन से नहीं रहने दे रही थी। कभी कभी वो सोचती थी कि वो वापस अपने शहर लौट जाए, लेकिन वहां भी
उसके लिए कुछ नहीं रखा था। वहाँ उसने काफी दिन नौकरी की तलाश की थी, लेकिन वो वहाँ पर जहाँ कहीं भी गई तो उसे लोगों ने पहचान ही लिया, क्योंकि उसके पापा को बहुत लोग जानते थे। और फिर लोग अक्सर बातों ही बातों में सौम्या को ताने मारते तो कभी मजाक बनाते थे, और वो इस सब से तंग आ चुकी थी, क्योंकि नौकरी तो कोई नहीं देता था, लेकिन हाँ, लानतें सब देते थे। इस वजह से ही उसने उस शहर को छोड़ने का फैसला कर लिया था। वो जैसे तैसे अपने दोनों भाई बहनों को पढ़ा रही थी। उसने सोचा कि यहीं से मेहनत करके वो अपने भाई बहनों के फ्यूचर को सिक्योर कर सकती है। आज उसकी शोरूम में छुट्टी थी, इसीलिए आज वो सुबह ही सड़क के किनारे बैठकर खिलौने बेचने का काम कर रही थी कि तभी जब शाम हुई तो उस समय उसके पास एक नकाब पहने हुए लड़का आया और उसके साथ में एक बच्चा भी मौजूद था। उसने मुस्कुराकर उससे सारे खिलौने खरीद लिए। एक बार में ही उसके सारे खिलौने बिक गए थे। अचानक ही उसकी इतनी बिक्री हो गई कि उसके पास लगभग काफी सारे पैसे आ गए थे। यह देखकर वो बहुत खुश हो गई। उस लड़के ने उस बच्चे की खुशी की खातिर उसे सारे ही खिलौने दिला दिए, इसीलिए तो उसने सारे खिलौने खरीदे। वो खुशी से उसे जाते हुए देख रही थी, लेकिन यह देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी कि वह लड़का तो एक बहुत बड़ी कार में बैठकर आया था, जिसका दरवाजा ड्राइवर ने खोला था। यह जरूर किसी अमीर बाप का बेटा था, लेकिन वो यह सोचकर परेशान हो रही थी कि इस लड़के को उससे ही खिलौने खरीदने की जरूरत क्या थी। वह चाहता तो किसी भी बड़ी दुकान से जाकर भी खिलौने खरीद सकता था। जो भी था, वो तो अपनी कमाई होने पर बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि आज की छुट्टी का सारा प्रॉफिट उसे मिल गया था। उसकी छुट्टी बेकार नहीं गई थी, बल्कि उसने इतना प्रॉफिट कमा लिया था कि उसके एक हफ्ते के खर्चे के पैसे आ गए थे। लेकिन शायद उसे खुशियां रास नहीं आई, क्योंकि जब सौम्या थकी हारी अपने घर पहुंची तो उस वक्त मकान मालकिन उसके कमरे पर आई हुई थी। उन्होंने उसे बताया कि तुम्हारे घर से फोन आया था। दरअसल सौम्या का मोबाइल खराब हो गया था और उसने घर वालों को मकान मालिक का नंबर दे दिया था। कभी कभी सौम्या की माँ या बहन उसका नंबर न लगने पर मकान मालकिन को फोन कर लिया करती थी। आज घर से फोन आने की बात सुनकर वो थोड़ा परेशान हो गई और मकान मालकिन से पूछने लगी कि उसके घर पर सब कुछ ठीक तो है ना, लेकिन उन्होंने उसे कुछ भी नहीं बताया। वह बिना कुछ कहे उसके घर का नंबर डायल करके उसे देने लगी। दूसरी तरफ फोन उसकी बहन ने उठाया। उसकी आवाज सुनते ही वह रोने लगी। उसकी रोती हुई आवाज सुनकर वो भी बहुत परेशान हो गई और उसकी जान निकल गई, क्योंकि वो अपने घर की अकेली ही सहारा थी और पता नहीं उसके पीछे वहां घर में क्या हो रहा था। फिर उसकी बहन ने उसे एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर सौम्या का दिल धक कर रह गया था। वो पहले ही बहुत ज्यादा परेशान थी। बहन की यह बात सुनकर तो उसकी सांसें ही अटक गई थी। उसने अपनी बहन को तसल्ली दी, जबकि सच तो यह था कि वो खुद भी इस खबर को सुनने के बाद बुरी तरह से टूट गई थी। एक के बाद एक परेशानियों का पहाड़ उस पर टूटा चला जा रहा था। उसने अपनी बहन से कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं जल्द से जल्द कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहन से बात करने के बाद उसने फोन बंद कर दिया। वो बुरी तरह से रोने लगी थी। कमरे में मौजूद मकान मालकिन भी उसे तसल्ली देने लगी थी। उसकी बहन ने सौम्या को बताया कि उसकी माँ की अचानक बहुत तबीयत खराब हो गई थी और जब सौम्या की माँ को उन लोगों ने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि सौम्या की माँ को कैंसर हो गया है। सौम्या की बहन ने कहा कि माँ के इलाज के लिए उसको अब पैसे भेजने होंगे। सौम्या को अब अपनी माँ के इलाज के लिए लगभग 70,000 रुपए की जरूरत थी। सौम्या को जल्द से जल्द इतनी बड़ी रकम चाहिए थी, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि उस जैसी एक गरीब लड़की को इतने ज्यादा पैसे कहाँ से मिल सकते थे। उसने सोचा कि वो अपने शोरूम के मालिक से बात करके देखती है और खिलौनों को भी रोज रात को मन लगाकर और भी मेहनत से बेचेगी, चाहे उसे उसके लिए सारी रात ही क्यों ना जागना पड़े। यह सब जानने के बाद वह
रात उसकी बहुत मुश्किल से गुजरी थी। वो अपने घर वालों से दूर थी। उसे सारी रात अपनी माँ की बहुत फिक्र होती रही। सुबह हुई तो वो फौरन अपनी माँ से मिलने के लिए घर पहुँच गई। सौम्या ने अपनी माँ को तसल्ली दी कि वो जल्द ही पैसे लेकर आएगी और उनका इलाज करवाएगी। रात तक वो वापस अपने घर से निकलकर इसी शहर में वापस आ गई थी। उसे अब यह फिक्र बहुत सता रही थी कि कहीं उसकी माँ को कुछ हो ना जाए, क्योंकि फिर तो उसके छोटे भाई बहनों को संभाल पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। और फिर उसके पिता का साया तो पहले ही उन लोगों के ऊपर से उठ चुका था। अब सौम्या अपनी माँ के साये को खोना नहीं चाहती थी। जहाँ पर वो नौकरी कर रही थी तो उसने शोरूम के मालिक से इस बारे में बात की और अपनी माँ के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया। लेकिन उसके मालिक को उससे कोई हमदर्दी नहीं हुई थी। वह तो उल्टा उसे यह कहने लगे कि यहाँ तो हर दूसरे दिन हर कोई अपनी सैलरी बढ़ाने या पैसे लेने के लिए इसी तरह की परेशानियों को बताता रहता है। जाओ जाकर अपना काम करो। शोरूम के मालिक के बिहेवियर पर उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आया। वह उस वक्त बहुत एटीट्यूड से भरा हुआ था। यह सब देखकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे, जबकि उसने ना उनसे कोई झूठ कहा था और ना ही उनसे उसने कोई भीख मांगी थी। उसे तो बस कुछ पैसे उधार चाहिए थे जो वो हर महीने अपनी सैलरी से थोड़ा थोड़ा करके उनको लौटा देती। लेकिन शायद उनके सीने में दिल ही नहीं था। नौकरी का टाइम पूरा करके वो खिलौने बेचने के लिए सड़क के किनारे बैठ गई थी। उसे वहां पर बैठे हुए अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि तभी वह नकाब वाला लड़का दोबारा से उसके पास खिलौने खरीदने के लिए आ गया। उसने एक बार फिर से उससे लगभग उसके पास मौजूद सारे ही खिलौने खरीद लिए थे। उसके साथ आज भी वही बच्चा मौजूद था जिसे वह पहले लेकर आया था। वो अपनी इस बिक्री पर बहुत खुश हुई थी, साथ ही साथ इस बात पर हैरान भी थी कि वह लड़का इतने ज़्यादा खिलौने का करता क्या है, जबकि एक बच्चा लगभग 3 या 4 खिलौने से ही तो खेल सकता है। इतने ज़्यादा तो वह खिलौने से नहीं खेल सकता, लेकिन वह तो सारे के सारे ही अपनी गाड़ी की डिग्गी में रख लेता था। शायद उसके घर में और भी ज़्यादा बच्चे होंगे, तभी वह उनके लिए सारे खिलौने ले जाता होगा। उसे इस बात से क्या मतलब था। उसने उसकी तरफ ध्यान न देते हुए जल्दी से उससे पैसे लिए और अपने प्रॉफिट के पैसे गिनने लगी। दूसरे दिन फिर से वही लड़का उसके पास आया और उस दिन भी उसकी वजह से उसे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। उसके दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। वह लड़का हर दूसरे तीसरे दिन उसके पास पाबंदी से उस बच्चे के साथ आने लगा था, लेकिन वह लड़का हर बार अपना चेहरा छुपाकर ही आता था और उससे खिलौने खरीद कर उसे तय रकम से भी ज़्यादा पैसे दे जाता था। इधर उसके पास घर से भी बार बार फ़ोन आ रहा था। कभी उसकी बहन कहती कि वापस आ जाओ दीदी, कभी वह कहती कि पैसे भिजवा दो, क्योंकि वह खुद भी उसकी माँ की तबीयत देख देख कर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और इसीलिए समझ नहीं पा रही थी कि अब उसे आखिर करना क्या चाहिए। उसने यही सोचा कि अगर उसे हर दिन इसी तरह से प्रॉफिट होने लगा तो सौम्या अपनी माँ के इलाज के लिए जल्द ही ज़रूरत के पैसे जमा कर लेगी और फिर वो उसके बाद घर वापस चली जाएगी। लेकिन यह लड़का अब बीच में काफ़ी दिनों से उसके पास खिलौने खरीदने आ ही नहीं रहा था। वो काफ़ी दिन से उस लड़के का इंतज़ार कर रही थी। वैसे तो वह हर दिन आया करता था, लेकिन अब जब से उसे उसकी ज़रूरत थी वह लड़का आ ही नहीं रहा था। 70,000 रुपये सौम्या को अपनी माँ के इलाज के लिए चाहिए थे। यह सौम्या के लिए बहुत बड़ी रकम थी। काफ़ी दिनों के बाद वह लड़का उसके पास जब खिलौने खरीदने आया तो उसकी उम्मीद एक बार फिर से जागने लगी थी। उसने उसके खिलौने खरीद लिए और फिर हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उसने उसे काम का ऑफर भी दिया। वो उस लड़के की बात सुन रही थी जिसे सुनकर उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह लड़का उससे कहने लगा कि तुम्हें मेरे घर का काम करना होगा। यह बात सुनकर वो दंग रह गई थी और काफ़ी देर तक तो वो ध्यान से उसकी बातों को सुनने की कोशिश करने लगी
और उसकी तरफ देखती रही। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह नकाब के अंदर से मुस्कुरा रहा है। जब काफी देर तक उसके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल सका तो वह कहने लगा कि नौकरी की बात सुनकर तुम बहुत ज्यादा चौंक गई हो। यह कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। मैं तुमसे काम करवाना चाहता हूँ और उसके बदले में तुम्हें बहुत बड़ी रकम भी दूंगा। तुम्हें कोई ऐतराज है क्या? उसने हकलाते हुए उससे पूछा कि क्या आप सच में मुझे अपने पास नौकरी पर रखना चाहते हो? मैं तो एक मामूली सी लड़की हूँ जो शोरूम में काम करती हूँ और रात को यहाँ पर खिलौने बेचने के लिए बैठ जाती हूँ। मुझे तो इस शहर में कोई नौकरी देने के लिए भी तैयार नहीं था, तो फिर आप मुझसे क्या काम करवाना चाहते हो? वह कहने लगा, बस यह समझ लो कि मैं भी तुम्हें नौकरी ही दूंगा और तुम्हें हर महीने नौकरी करने के बदले में 30,000 रुपए दिया करूंगा। उसके मुंह से यह बात सुनकर वो तो और भी ज्यादा खुश हो गई थी। उसने कहा, क्या सच में आप मुझे हर महीने 30,000 दिया करेंगे? वह लड़का कहने लगा, हाँ, मुझे तुम जैसी मेहनती और ईमानदार इंसान की ही जरूरत थी और तुम्हें देखकर मुझे इस बात का अंदाजा हो गया है कि तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो, जो अपनी नौकरी करने के बावजूद भी पार्ट टाइम में सड़क के किनारे बैठकर बच्चों के खिलौने बेचती हो। तुम मेरे काम के लिए ही बनी हुई हो। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे रहने का बंदोबस्त भी कर दूंगा और तुम्हारी सारी परेशानियां भी हल हो जाएंगी। बस मेरे साथ हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करना। मैं जैसा कहूँ वैसा ही करती रहना। हर महीने 30,000 का सुनकर तो सौम्या को लगने लगा था कि वह उससे जरूर कोई गैर कानूनी काम करवाना चाहता है। इसलिए उसने फिर थोड़ा सोचकर उसे साफ शब्दों में यह कहा कि देखिए, मैं एक शरीफ लड़की हूँ और सिर्फ मेहनत से ही पैसे कमाती हूँ। मैं कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना चाहती। अगर एक बार मुझे शोरूम की नौकरी से निकाल दिया गया तो मेरे पास तो नौकरी है, वह भी मेरे हाथ से चली जाएगी। उसकी यह बात सुनकर वह लड़का जोर से हंस पड़ा और कहने लगा, अरे मैं तुमसे कोई गैर कानूनी काम नहीं करवाऊंगा। मैं भी एक शरीफ परिवार का ही रहने वाला लड़का हूँ। मैंने इस शहर में अपना बचपन गुजारा है। यहाँ के सभी लोग मुझे जानते हैं। अगर ऐसी कोई भी बात होगी तो सबसे पहले मैं ही पकड़ा जाऊंगा। इसीलिए तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। मैं तुमसे ऐसा वैसा कोई काम नहीं करवाऊंगा जो गैर कानूनी हो। उसकी यह बात सुनकर उसने उससे फिर से पूछा कि तो फिर आप मुझसे काम क्या करवाना चाहते हैं? तो वह सौम्या से कहने लगा कि वह तो मैं तुम्हें मेरे घर पर चलने के बाद ही समझा दूंगा, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं तुमसे कोई भी ऐसा काम नहीं करवाऊंगा जिससे तुम किसी भी मुसीबत में पड़ो। उसकी यह बात सुनकर उसे थोड़ी तसल्ली हुई थी। फिर उसने सोचा कि शायद कोई बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम होगा, वरना 30,000 महीना तो बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करने पर ही मिलता है। उस जैसी मामूली लड़की को 10,000 ही मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। वो अपनी सोच में डूबी हुई थी कि तभी वह लड़का उससे कहने लगा, तुम सोचने में इतना टाइम क्यों लगा रही हो? बताओ, फिर तुम कब से मेरे पास नौकरी करने के लिए आ रही हो? जब तुम्हें नौकरी करनी है तो फिर इसमें सोचने की जरूरत ही क्या है? बस वही करना जो मैं तुमसे कहता जाऊंगा और बस तुम्हें हर महीने 30,000 दे दिया करूंगा। बाकी तुम्हें और भी ज्यादा पैसे की जरूरत हुई तो वह भी तुम्हें मिल सकते हैं। अगर तुम मेरा काम करने को राजी हो तो अभी मेरे साथ चलो और मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। वो कुछ देर सोचने लगी। एक तरफ अभी भी उसे थोड़ी सी शंका हो रही थी कि ना जाने यह लड़का उससे ऐसा क्या काम करवाना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ सौम्या की माँ, बहन और भाई के चेहरे उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहे थे। उसकी बहन ने जब उसे उसकी माँ की बीमारी के बारे में बताया था, वह शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। उसे कुछ भी करके अपनी माँ को बचाना था। अपने पिता को तो सौम्या खो चुकी थी, लेकिन अपनी माँ को वो नहीं खो सकती थी। इसीलिए फिर उसने फौरन ही फैसला
फैसला कर लिया और उसने अपने खिलौने की टोकरी उठाकर उसकी डिग्गी में रख दी। उसका मानना था कि किस्मत बार बार दरवाजे पर दस्तक नहीं देने आती है, और इस बार जब खुशकिस्मती दरवाजे पर खुद ही दस्तक दे चुकी थी तो दरवाजा ना खोलना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती। ना ही वो मेहनत से पीछे हटने वाली इंसान थी और ना ही वो कामचोर थी। अगर आज उसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो गई होती तो वो आज बहुत बड़ी इंजीनियर बन गई होती, पर शायद किस्मत को यह सब मंजूर नहीं था। उसकी किस्मत में परेशानियों से लड़ना ही लिखा हुआ था। अगर वो इस काम को कर लेती तो 2-3 महीने में ही उसके पास अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे आ जाते, फिर तो सारी परेशानी ही खत्म हो जानी थी। वो उस लड़के की बड़ी सी एयर कंडीशन गाड़ी में बैठकर सोच रही थी कि यह लड़का उससे कोई ऐसा वैसा काम ना करवा ले और वो कहीं फंस ना जाए। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सोचने लगी कि वो इतने सारे पैसे जब अपने घर भेजेगी तो उसके घर वालों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहेगा। वो गाड़ी में बैठी हुई थी और बाहर की तरफ देख रही थी। गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी। जब गाड़ी रुकी तो वो एक बहुत ही आलीशान बंगले के सामने पहुंच गए थे। ड्राइवर ने न सिर्फ उस लड़के के लिए दरवाजा खोला बल्कि सौम्या के लिए भी गाड़ी का दरवाजा खोल दिया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई मालकिन है और वह लड़का उसका हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले गया। वो ऐसे गई जैसे कि उस पर हक जता रहा हो। वो तो इस आलीशान बंगले को देख देख कर बहुत हैरान हो गई थी, लेकिन वो एक बात काफी दिनों से नोटिस कर रही थी कि यह लड़का जब भी उसे मिला था इसका चेहरा छुपा हुआ ही होता था। यह अपना चेहरा नहीं दिखाता था। उसे लगा कि शायद अभी अपने घर में यह आ गया है तो अपना चेहरा खोल देगा, मगर उसने अपने घर में आने के बावजूद भी उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई थी। उसने सौम्या को बैठने के लिए कहा और फिर उसने नौकरानी को आवाज लगाई और कहने लगा, मैडम को उनका कमरा दिखा दो, आज से हमारे घर में ही रहेंगी। वो उस लड़के से घबराते हुए कहने लगी, पहले आप मुझे मेरा काम बता दो कि आखिर मुझे करना क्या है। वह कहने लगा, इतनी भी जल्दी क्या है, पहले सुकून से फ्रेश तो हो जाओ, बैठकर खाना खा लो और फिर उसके बाद हम बाकी की बातें करते रहेंगे, क्योंकि अब तो तुम्हें जिंदगी भर मेरे साथ ही काम करना है, तो फिर आखिर जल्दी किस बात की है। उसने एक नौकरानी को भी उसके साथ कमरे में भेज दिया। नौकरानी ने उसे बताया कि आज से यह कमरा उसका है और वो हैरानी से उस कमरे को देखने लगी थी। अब तक तो वो एक छोटे से कमरे में किराए पर रह रही थी, लेकिन अब इस बड़े से कमरे में उसे अपनी जिंदगी गुजारनी थी। सौम्या को अपनी मम्मी की फिक्र हो रही थी। वो अपनी इस बदलती हुई किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे यह सब कुछ कोई सपना है और आंख खुलने पर यह सपना टूट जाएगा। वो फ्रेश हो गई, लेकिन उस लड़के ने उसे अभी तक कोई काम नहीं बताया था, बल्कि उससे कहा था कि एक दिन आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े तैयार करवाता हूँ, तुम खुद पर ध्यान दो और सच सब्र कर रहो और थोड़ा सा धैर्य रखो, मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझा दूंगा। वो हाथ पैर धोकर फ्रेश होकर तैयार हो गई थी और आज बहुत दिनों बाद उसने ढंग के कपड़े पहने हुए थे। इससे पहले तो इस तरह से तैयार वो तब होती थी जब उसके पापा जिंदा थे और सब कुछ ठीक था। खुद को पहले जैसी हालत में देखकर उसे खुशी हो रही थी। तब ही नौकरानी कमरे में आई और कहने लगी, मैडम साहब ने आपके लिए खाना लगवा दिया है, चलकर पहले आप खाना खा लीजिए। वो नीचे जाकर खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गई थी। उसने देखा कि अभी भी उस लड़के ने अपने चेहरे से नकाब नहीं हटाया था। वह अपने घर में भी नकाब में ही मौजूद था। वह उसके सामने ही बैठा हुआ था। उसने उससे पूछा कि क्या तुम अपना चेहरा नहीं खोलते हो। उसने कहा कि वक्त आने पर मैं तुम्हें अपना चेहरा भी दिखा दूंगा, धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन तुम्हें याद है ना कि मैं यहाँ तुम्हें अपने किस काम के लिए लाया हूँ। तुम्हें मेरा काम करना होगा। अगर तुम उस काम में कामयाब रही तो मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब भी दूंगा। सौम्या ने कहा, पर आपने मुझे अभी तक कोई काम ही नहीं बताया। वह लड़का कहने लगा, कल मैं आराम से तुम्हें तुम्हारा काम समझा दूंगा। यह कहकर वह अपने कमरे की तरफ चला गया। खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में आ गई। रात हो गई थी, फिर वो सो गई। अगले दिन उस लड़के ने उसे नौकर
नौकरानी से बुलवाने के लिए भेजा। उसने सौम्या से कहा कि तुम अच्छी तरह से तैयार हो जाओ, उसके बाद तुम्हें मेरे साथ एक पार्टी में जाना है। यह बात सुनकर वो हैरान रह गई थी। भला वो यहाँ पर काम करने के लिए आई थी, लेकिन यह लड़का तो उसे पार्टी में जाने के लिए कह रहा था। वो थोड़ी देर बाद तैयार होकर आ गई। उसने अभी भी नकाब ही पहना हुआ था। उसने उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहा। उसने देखा कि वो किसी शादी में गए हुए थे। वहाँ पर सामने ही दूल्हा दुल्हन बैठे हुए थे। उस लड़के ने भी बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे। हॉल के अंदर एंट्री करते हुए ही उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसका हाथ पकड़कर वह उसे स्टेज पर लेकर गया और उसने वहाँ सारे लोगों के सामने बताया कि सौम्या उसकी वाइफ है। यह बात सुनकर तो उसे बड़ी हैरानी हुई थी और साथ साथ बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि यह लड़का ना जाने उससे क्या काम करवाना चाह रहा है। लगभग वहां मौजूद सारे लोगों ने उस लड़के को मुबारकबाद दी और सभी लोग उसके करीब आकर उसे भी कांग्रेचुलेशन बोल रहे थे और सभी लोग तारीफ कर रहे थे कि तुम्हारी वाइफ तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। वहां शादी में आए हुए मेहमान उस लड़के को राजवीर कहकर पुकार रहे थे। सबने कहा कि राजवीर तुम्हारी वाइफ तो किसी हीरोइन के जैसी है। लगभग 2 घंटे तक वो लोग वहां रुके। उसके बाद वो घर आ गए थे। घर आने के बाद सौम्या ने उससे सवाल किया कि तुमने लोगों से झूठ क्यों कहा कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। उसने सौम्या से कहा कि यह समझ लो कि यही तुम्हारा काम है और तुम्हें इसी काम के मैं पैसे दे रहा हूँ। उसने कहा लेकिन झूठ बोलना तो गलत बात है, झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। तो वह कहने लगा झूठ तुमने नहीं बोला, झूठ मैंने बोला है और इस पाप की सजा मुझे ही मिलेगी, तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने तो अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला था। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई भी कहे कि मैं तुम्हारा कौन हूँ तो तुम्हें यही बताना है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। यह बात सुनकर तो वो दंग रह गई थी। भला यह लड़का उससे झूठ क्यों बुलवा रहा था? वो सारा दिन घर में फ्री रहती थी। अब उसका टारगेट यह था कि उसे उस लड़के का चेहरा देखना था। वह लड़का उसे अपना चेहरा दिखाने के लिए तैयार ही नहीं था। अपने ही घर में यह लड़का अपने चेहरे को छुपाकर घूमता रहता था। वो एक दिन उसके कमरे में जाकर उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई और उसका चेहरा नहीं देख सकी। उसे यहाँ पर नौकरी करते हुए 1 महीना गुजर गया था। कहे के मुताबिक उस लड़के ने उसे 30,000 दे दिए थे। उसने वह पैसे भेजकर अपनी माँ का इलाज करवाना शुरू कर दिया था। उस लड़के के इतने बड़े बंगले में उसके अलावा और कोई रहता भी तो नहीं था, पर फिर भी वह चेहरा छुपा करके रखता था। उसकी जिंदगी यहाँ पर अच्छी तरह से गुजर रही थी। तभी एक दिन उसने देखा कि घर में एक बूढ़ा आदमी व्हील चेयर पर बैठा हुआ है और वह लड़का उसको लेकर आ रहा है। वो हैरान थी कि वह बूढ़ा आदमी कौन है। उसे राजवीर ने बुलाया और बूढ़े आदमी के सामने वह कहने लगा, दादाजी यह मेरी पत्नी है। यह सुनकर वह बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ और उसने सौम्या को आशीर्वाद दिया और कहने लगा कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। नौकरानी से कहकर उसने उस बूढ़े आदमी को कमरे में भिजवा दिया। राजवीर ने उसे बताया कि तुम हैरान हो रही होगी इनको देखकर, लेकिन अब समझ लो यही तुम्हारा काम है। तुम्हें इनको यही यकीन दिलाना है कि तुम मेरी पत्नी हो। उसने उससे कहा कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने दादाजी के कमरे की तरफ ले गया और दरवाजे पर जाकर ही रुक गया। उसने कहा, यह देखो मेरे दादाजी हैं और इन्हें भी सौम्या तुम्हारी माँ की तरह ही कैंसर की जैसी बीमारी है। तुम गरीब हो तो तुम्हें पैसे की जरूरत है, इसीलिए तुम मेरे पास काम कर रही हो। मेरे पास तो बहुत सारे पैसे हैं, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। डॉक्टर ने बताया है कि मेरे दादाजी सिर्फ कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। मेरे दादाजी ने मुझे बचपन से ही पाल पोस कर बड़ा किया। उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया, लेकिन अब मेरे दादाजी चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं। मैं जिस लड़की से प्यार करता हूं, शायद वह मुझसे प्यार नहीं करती। उसके अलावा मेरे दिल में कभी कोई लड़की आई ही नहीं
और ना ही मैं उसके अलावा किसी और से शादी करना चाहता हूँ। मेरी चाहत यह है कि मेरी शादी हो तो उस लड़की से हो जिससे मैं प्यार करता हूँ, वरना तो मुझे कुंवारा मरना ही मंजूर है। मैं अपने दादाजी के बचे हुए दिनों को हसीन बनाना चाहता हूँ, इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मेरी पत्नी बनने का नाटक करो ताकि मेरे दादाजी सुकून से मर सकें, उनकी चाहत भी पूरी हो जाए। मेरे माँ बाप तो बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे, तब से दादाजी ने ही मुझे माँ और बाप दोनों का ही प्यार दिया है। मुझे अपने दादाजी की इस बीमारी के बारे में बहुत समय के बाद पता चला, लेकिन जब मुझे पता चला तो काफी देर हो चुकी थी, इसलिए अब उनका इलाज मुमकिन नहीं है। उनका अब यही इलाज है, उनके दिन जो यह जिंदगी जीने के लिए बचे हुए हैं उन्हें यादगार और हसीन बना दिया जाए। तुम इसमें मेरी मदद कर सकती हो। मेरे दादाजी तुम्हें देखकर इसलिए ज्यादा खुश हुए क्योंकि उन्हें यही लगा कि तुम मेरी पत्नी हो और मेरी पसंद बहुत अच्छी है। बस मैं तुम्हें इसी काम के पैसे देता हूँ, यह कोई गलत और गैर कानूनी काम नहीं है। राजवीर की यह बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने उसे कहा कि तुम्हें इस काम के लिए इतना बड़ा झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं यह काम फ्री में भी करने के लिए तैयार हो जाती, क्योंकि जिस परेशानी से वो गुजर रही थी राजवीर भी उसी परेशानी से गुजर रहा था। उन दोनों का दुख बराबर का है। राजवीर ने उसे यह भी बताया कि उसकी एक बुआ है जो उसके दादाजी की एक लौती बेटी है। वो उस दिन जिस शादी में गए थे वह उसकी बुआ जी के बेटे की ही शादी थी। वहाँ पर वह अपनी बुआ को यकीन दिलाने के लिए गया था कि उसने सच में शादी कर ली है और सौम्या राजवीर की पत्नी है, क्योंकि दादाजी को यकीन दिलाने के लिए यह बहुत जरूरी था कि साथ में बुआ को भी यकीन दिलाया जाए कि राजवीर शादी कर चुका है और इसीलिए उनके बेटे की शादी में अपनी पत्नी को लेकर आया है। राजवीर कहने लगा कि मेरा इस दुनिया में बुआ और दादाजी के अलावा कोई नहीं है और इन दोनों को यकीन दिलाना मेरे लिए बहुत जरूरी था। अगर गलती से भी बुआ को यह बात पता चल गई कि मैं दादाजी से झूठ बोल रहा हूँ तो वह उनको बता देती और इस वजह से मेरे दादाजी को बहुत दुख पहुँचता। इसीलिए मुझे बुआ और दादाजी दोनों को ही तुम्हारे बारे में बताना जरूरी था। उसने राजवीर से कहा कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। फिर उसने उसको यह भी समझाया कि तुम भला कब तक उस लड़की के इंतजार में कुंवारे बैठे रहोगे। राजवीर ने कहा कि जब तक उसे उसके प्यार का एहसास नहीं हो जाता, शायद तब तक मैं उसका इंतजार करता रहूंगा। सौम्या ने उससे उस लड़की के बारे में पूछा कि वह कहाँ है, कैसी है। राजवीर ने कहा कि वह लड़की बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सी परेशानियों में उलझी हुई है। जब तक वह अपनी परेशानियों से बाहर नहीं निकलती तब तक उसे मैं और मेरी मोहब्बत कभी दिखाई नहीं देगी। सौम्या और राजवीर ने अपने दादाजी के सामने झूठ मूठ एक्टिंग करना शुरू कर दिया था, जिससे उसके दादाजी को यही लगता था कि राजवीर और सौम्या ने सच में ही शादी की हुई है। इधर वो अपने घर पर भी पैसे भेज रही थी, लेकिन वो अभी भी राजवीर का चेहरा देखने के लिए बेताब हो रही थी। वह उसके सामने ही क्या किसी के सामने भी अपना चेहरा नहीं खोलता था। राजवीर एक बहुत ही अमीर लड़का था और उसके पास इतनी सारी दौलत थी कि अगर वह चाहता तो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकता था, लेकिन उसकी जिंदगी बड़ी ही सादी और सिंपल सी थी। उसके साथ जो बच्चा उससे खिलौने लेने के लिए आया करता था वह भी उसके ही घर की नौकरानी का बेटा था। वह अपने घर के नौकरों का बहुत ख्याल रखता था। उसने हमेशा गरीबों की मदद की है। उसे राजवीर के घर नौकरी करते हुए 3 महीने गुजर गए थे। हर महीने वो अपने घर पर ढेर सारे पैसे भेज देती थी। सौम्या की बहन उसकी माँ का इलाज करवा रही थी। उसका कहना था कि सौम्या की माँ का ऑपरेशन होना है और सौम्या ने राजवीर से बात करके अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए भी पैसे भेज दिए थे। एक दिन उसकी बहन की कॉल आई। उसने कहा कि 2 दिन बाद सौम्या की माँ का ऑपरेशन है, उसे अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए घर आना पड़ेगा। इस टाइम पर वो 2 लोग अकेले नहीं रह सकते क्योंकि भाई काफी छोटा है, सौम्या बड़ी है और उन्हें उसके साथ की जरूरत है। उसने राजवीर से इस बारे में बात की तो उसने कहा कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती, अगर तुम यहाँ से चली गई तो इधर मेरे दादाजी को शक हो जाएगा। उसने राजवीर से कहा कि तुम अपने दादाजी को कोई बहाना बना देना कि मैं किसी काम से दूसरे शहर गई हुई हूँ। राजवीर कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता,
सकता। दादाजी की इन दिनों तबीयत ठीक नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरा भी साथ देने वाला यहाँ कोई नहीं है, तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। सौम्या को राजवीर की जबरदस्ती पर गुस्सा आ गया। उसने उसे कहा कि भला तुम मुझ पर इतनी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। तुम मुझे रुपए देते हो क्योंकि मैं बदले में तुम्हारा काम करती हूँ, तब जाकर ही तुम मुझे पैसे देते हो। सौम्या की माँ का ऑपरेशन होना है और उसकी बहन अभी इतनी समझदार नहीं है कि वह अकेली सारी जिम्मेदारी को उठा पाए। उसका भाई भी छोटा है। जैसे राजवीर के लिए उसके दादाजी बहुत प्यारे हैं, इसी तरह से सौम्या को अपनी माँ भी बहुत प्यारी है। राजवीर ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की पर वो नहीं रुकी। राजवीर पहले ही उसे उसकी माँ के इलाज के लिए पैसे दे चुका था। उसने उससे कहा कि अब यह बात तुम यहाँ खुद संभालो, मुझे तो अपने घर जाना है। सिर्फ 2 दिन की ही तो बात है, तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? राजवीर उसके सामने रोने लगा। उसने कहा प्लीज तुम रुक जाओ, मत जाओ। यहाँ से अपनी बहन से कहो कि वह तुम्हारी माँ की देखभाल कर ले। तुम्हें जितने पैसों की जरूरत है मैं तुम्हारे घर भेजने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम बस मुझे छोड़कर मत जाओ। सौम्या को अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। उसने राजवीर को बहुत समझाया। जब वह नहीं समझा तो वो राजवीर को छोड़कर अपनी माँ का ऑपरेशन करवाने के लिए चली गई। इधर उसकी माँ का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। राजवीर के पैसों से उसकी बहुत मदद हुई थी। जब 2 दिन गुजर गए तो उसे लगा कि अब उसे राजवीर के घर चले जाना चाहिए। वो जब उसके घर गई तो यह देखकर हैरान रह गई कि उसके घर पर तो बहुत सारी भीड़ जमा थी। वहाँ बहुत सारे लोग थे जो रो रहे थे। चारों तरफ शोर मचा हुआ था। वो जैसे ही घर के अंदर गई यह देखकर वो हैरान रह गई। राजवीर के दादाजी की तो मौत हो गई थी और दादाजी के पास ही सफेद कपड़े पहने हुए एक बहुत ही हैंडसम लड़का बैठा हुआ था जो बुरी तरह से रो रहा था और वह बार बार अपने दादाजी को पुकार रहा था। उसकी आवाज उसे कुछ पहचान में आई और फिर जब सौम्या ने उसका चेहरा अच्छे से देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि वह तो उसके स्कूल में ही उसकी क्लास में ही था। यह बात उस समय की है जब वो 12th क्लास में थी। उस वक्त एक दिन जब वो किसी काम से मार्केट गई हुई थी तो वहाँ पर एक सुनसान जगह पर उसे कुछ लड़कों ने परेशान करना शुरू कर दिया था। उस वक्त राजवीर ने ही उसे उन लड़कों से बचाया था। वह उसकी क्लास में पहले से ही पढ़ रहा था, लेकिन उसने उसे कभी भी नोटिस नहीं किया था। लेकिन जब उसने उसे उस दिन बचाया तब सौम्या ने उस पर ध्यान देना शुरू किया और उस दिन के बाद से सौम्या की उससे दोस्ती हो गई थी। इसके बाद उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया और वहीं पर राजवीर ने भी एडमिशन लिया था। धीरे धीरे उसकी राजवीर से दोस्ती बढ़ने लगी। कॉलेज का फर्स्ट ईयर था और इसीलिए उसके जो सीनियर थे वह उसकी रैगिंग करने की कोशिश कर रहे थे। उससे सबसे बहुत डर लगता था, लेकिन जब एक दिन बात हद से ज्यादा आगे बढ़ गई तब उस दिन भी उसके लिए स्टैंड राजवीर ने ही लिया। यह देखकर उसके दिल में राजवीर के लिए प्यार जाग उठा था। उसने अपने दिल की बात बिपिन को बताई थी, क्योंकि बिपिन शुरू से ही उसके साथ पढ़ा था और उसका फ्रेंड भी था। पर ना जाने क्यों लेकिन बिपिन का कहना था कि राजवीर अच्छा लड़का नहीं है। पहले तो उसने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर एक दिन बिपिन उसके सामने उन सीनियर को लेकर आया जो उसे परेशान करते थे। उन्होंने सौम्या को बताया राजवीर ने ही उन्हें पैसे दिए थे और कहा था कि वह उसे परेशान करे ताकि उसके सामने वह उसे उन लोगों से बचाए और वह उसकी नजर में हीरो बन जाए। बिपिन कहने लगा कि इससे पहले भी एक बार जब तुमने मुझे बताया था कि कुछ लड़कों ने तुम्हें परेशान किया था, वह भी राजवीर ने जानबूझकर ही किया था ताकि वह तुम्हारे नजदीक आ सके। राजवीर की नजर तुम्हारी दौलत पर है। वह अच्छे से जानता है कि तुम्हारे पापा एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं और तुमसे शादी करने के बाद उसे बहुत फायदा होगा। उस वक्त तक वो यह नहीं जानती थी कि राजवीर उससे भी ज्यादा पैसे वाला है, क्योंकि अभी अभी सिर्फ उसकी दोस्ती ही थी। उसके दिल में उसके लिए प्यार पनपना शुरू ही हुआ था, पर वो उसका इजहार कभी राजवीर से कर ही नहीं पाई थी। उसने इस बारे में सिर्फ बिपिन को ही बताया था, लेकिन राजवीर की पूरी सच्चाई जानने के बाद सौम्या ने उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया था और उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब बिपिन ने उससे रिश्ता तोड़ा था
तो उसने बाद में उसके सामने यह सच्चाई भी उगल दी थी कि उसने राजवीर को लेकर उसके सामने जो भी कहा था वह सब कुछ झूठ था, क्योंकि असल में उसके पापा के पैसों पर नजर तो उसकी थी और इसीलिए वह उससे शादी करना चाहता था। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि फिर तो उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आया जो सब कुछ अपने साथ बर्बाद करके ले गया। उसे यह देखकर बहुत अफसोस हो रहा था कि उस वक्त भी उसने राजवीर की कोई बात नहीं सुनी थी और आज भी उसने वही किया था। राजवीर दादाजी का अंतिम संस्कार करके घर आ चुका था। वो जब उससे मिलने के लिए उसके कमरे में गई तो वह बहुत उदास था। सौम्या को देखते ही उसने अपने चेहरे को छुपाना शुरू कर दिया। सौम्या ने उससे कहा, राजवीर, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम्हें अब अपना चेहरा छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने तब भी तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था और अब भी शायद इसीलिए मेरी जिंदगी में इतनी ज्यादा परेशानियां हैं। और जब मैं अपनी परेशानियों का हल तलाश करने के लिए घर से बाहर निकली तो कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। यह सब कुछ शायद मुझे यह एहसास दिलाने के लिए हुआ है कि जब कोई आप पर विश्वास ना करे तो कैसा लगता है। मेरे पिता पर भी कभी किसी ने भरोसा नहीं किया था। मैंने भी चीख चीख कर अपने पिता की बेगुनाही सबको बताई थी, पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। इसी तरह से तुमने भी मुझे अपनी सच्चाई कही थी, पर मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। राजवीर उससे कहने लगा कि तुम्हारी ड्यूटी अब खत्म हो गई है। मेरे दादाजी इस दुनिया से चले गए हैं। मैं सिर्फ उनको दिखाने के लिए ही यह सारा ड्रामा कर रहा था। तुम्हारे जाने के बाद उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। उनको हॉस्पिटल लेकर गया तो डॉक्टर ने कहा अब इनका थोड़ा ही टाइम रह गया है। फिर मैं उन्हें घर ले आया। घर लाने के बाद सुबह ही उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और मुझे इस दुनिया में छोड़कर वह अकेले चले गए। तुम बताओ, तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? सौम्या ने उसे कहा, उसकी माँ बिल्कुल ठीक है। राजवीर की मदद से उसकी माँ ठीक हो गई, लेकिन शायद सौम्या की मदद से राजवीर के दादाजी नहीं बच सके। वह कहने लगा, कभी कभी इंसान सब कुछ होते हुए भी अकेला रह जाता है और कभी कभी इंसान जिसके पास सब कुछ नहीं होता फिर भी वह अच्छी जिंदगी गुजार रहा होता है। देखो, मेरे पास सब है लेकिन मेरी जिंदगी में प्यार नहीं। राजवीर कहने लगा, मैंने तुमसे अपना चेहरा सिर्फ इसीलिए छुपाया क्योंकि अगर तुम मुझे पहचान लेती तो मुझसे यह मदद कभी नहीं लेती। मैं तुम्हारी हर हाल में मदद करना चाहता था। क्या तुम यह जानना नहीं चाहती हो कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वह लड़की कौन है? वह लड़की तुम ही हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन विपिन ने मुझे तुमसे दूर करने के लिए हर साजिश रची। उसने कॉलेज के उन सीनियर को पैसे देकर मेरे खिलाफ गलत बातें तुम्हारे सामने कहलवाई और जब सौम्या ने राजवीर को छोड़ भी दिया उसके बाद भी विपिन को चैन नहीं पड़ा। उसने राजवीर को अपने किराए के गुंडों से बहुत पिटवाया, इतना कि वो हॉस्पिटल पहुंच गया था। उसकी हालत जब उसके दादाजी ने देखी तो उन्होंने उन गुंडों को तो अरेस्ट करवा दिया था, लेकिन राजवीर ने विपिन का नाम कभी नहीं लिया। इसीलिए इसके पीछे जो असली मुजरिम था उसके बारे में दादाजी को कभी पता नहीं चला। जैसे तैसे राजवीर ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, लेकिन वो अब बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगा था। इस वजह से दादाजी ने उसे अपना फैमिली बिजनेस संभालने के लिए कहा ताकि वो उनके साथ रह सके। वो हर दिन बहुत उदास रहता था, लेकिन फिर एक दिन उसने सौम्या को रास्ते पर खिलौने बेचते हुए देखा, जिसे देखकर उसकी नई उम्मीद जाग गई थी। फिर उसने जब सौम्या के बारे में सब कुछ पता किया तो राजवीर ने यह ठान लिया कि अब वो उसकी मदद करेगा। और फिर दूसरी तरफ उसे अपने दादाजी को भी यह बताना था कि वो शादी कर चुका है, क्योंकि राजवीर को उनकी ख्वाहिश भी पूरी करनी थी। इसीलिए वो सौम्या के पास गया, उसे नौकरी ऑफर कर दी। वो भी मजबूर थी, उसे नौकरी की बहुत जरूरत थी। तो ऐसे हालत में वो क्या
कोई भी उसे एक्सेप्ट कर लेगा। राजवीर को अच्छे से पता था कि सौम्या अब शायद ही है जो कभी उसकी जिंदगी में लौट कर आए, लेकिन कम से कम एक्टिंग तो कर ही सकती थी ना। इसीलिए उसने अपने चेहरे को सौम्या से छुपाकर उसे अपने इस प्लान का हिस्सा बनाया। इस तरह से सौम्या की मदद भी हो गई और राजवीर ने सौम्या का साथ भी हासिल कर लिया। राजवीर बोला, अब तुम चाहो तो जा सकती हो क्योंकि तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। और सौम्या को भी राजवीर की इस बात ने पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। सच में राजवीर बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन हैरत उसे इस बात पर हो रही थी कि वह उससे इतना प्यार करता है। सौम्या ने उससे तुरंत ही माफी मांगी और कहा कि मैंने विपिन पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की थी। राजवीर ने तुरंत ही सौम्या को शादी के लिए प्रपोज किया तो वह फौरन ही मान गई। सौम्या ने फिर इस बारे में अपनी माँ और भाई बहन को बताया। उसकी माँ तो वैसे ही उसकी शादी के लिए बहुत परेशान थी। जब उन्होंने देखा कि उसके लिए इतने अच्छे लड़के का रिश्ता खुद ब खुद घर चलकर आया है तो उन्होंने तुरंत ही हाँ कह दी। अब उसकी माँ और भाई बहन वो तीनों ही राजवीर के घर पर रहते हैं। उसने राजवीर के बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है। उसके भाई बहन अब बहुत अच्छी शिक्षा हासिल कर रहे हैं। वो और राजवीर अपनी जिंदगी में बहुत खुश है और सौम्या की जिंदगी भी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। दोस्तों, वक्त का कोई भरोसा नहीं, वक्त कभी भी बदल सकता है। इसीलिए अच्छे वक्त में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र रखें। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।